बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हमारा इतिहास और नागरिक जीवन का कक्षा 7 की जो पुस्तक चल रही थी, पाठ 6 सल्तनत कालीन संस्कृति। 13वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में दिल्ली सल्तनत की स्थापना भारत के सांस्कृतिक विकास के नए काल का सूत्रपात माना जाता है। शासन, प्रबंध, विज्ञान, साहित्य, स्थापत्य कला के क्षेत्र में सल्तनत के शासकों ने अपना दृष्टिकोण इनका अपना था। दूसरी ओर भारतीयों के भी अपने धर्म, शासन, प्रबंध, साहित्य, विज्ञान, स्थापत्य कला को लेकर अपने निश्चित विचार थे। इन दोनों के मिलन ने एक मिलीजुली संस्कृति का विकास किया, वो है सल्तनत कालीन संस्कृति। सल्तनत कालीन प्रशासन के बारे में जान लेते हैं। दिल्ली सल्तनत का प्रारंभ 1206 ईस्वी से माना जाता है, अंत 1526 ईस्वी में हुआ। इस प्रकार भारत में सुल्तानों ने लगभग 300 वर्षों तक शासन किया। सल्तनत काल में सुल्तान का स्थान सर्वाधिक महत्वपूर्ण था। सारी राजनैतिक, कानूनी, सैनिक सत्ता उन्हीं सुल्तान में निहित थी। वो राज्य की सुरक्षा व्यवस्था के लिए जिम्मेदार था। इस तरह वो प्रशासन के लिए भी जिम्मेदार था। सुल्तान ही सेना का प्रधान होता था। कानून और न्याय की व्यवस्था करना भी उसी का दायित्व था। इस कार्य के लिए वो न्यायाधीशों की नियुक्ति करता था। उसके किसी भी पदाधिकारी के अन्याय के खिलाफ उससे सीधे अपील की जा सकती थी। न्याय करना शासक का महत्वपूर्ण दायित्व था। केंद्रीय शासन। केंद्रीय शासन में सुल्तान का पद महत्वपूर्ण होता था। सुल्तान ही सेना का सबसे बड़ा अधिकारी होता था। युद्ध और संधि के संबंध में वही निर्णय लेता था। न्याय में भी उसी का निर्णय अंतिम होता था। सुल्तान अपनी मदद के लिए मंत्रियों की नियुक्ति करते थे। मंत्रियों का पदासीन रहना या न रहना सुल्तान की इच्छा पर निर्भर करता था। मंत्रियों की संख्या, उनके अधिकार, कर्तव्य समय समय पर सुल्तान द्वारा परिवर्तित किए गए। प्रांतीय शासन। समस्त देश में समस्त देश क्या था, अनेक प्रांतों में बटा हुआ था। पहले इन्हें इक्ता, बाद में विलायत कहा गया। प्रांतों को क्या कहा जाता था? इक्ता, बाद में विलायत कहा गया। प्रत्येक प्रांत का अधिकारी गवर्नर होता था, जो इक्तादार कहलाता था। बाद में मुफ्ती या वली कहलाया गया। प्रांत का जो गवर्नर होता था उसे इक्तादार कहते थे। बाद में उसे मुफ्ती या वली भी कहा गया। उसे सुल्तान नियुक्ति करता था। वो सुल्तान के प्रति उत्तरदायी होता था। वो प्रांत में कानून व्यवस्था बनाए रखता था। सैन्य एवं प्रशासनिक योग्यता के आधार पर गवर्नर या इक्तादार नियुक्त किया जाता था। उसके अधीन घुड़सवार, फौजी दस्ते, पैदल सैनिक रहते थे। वो आपराधिक मामलों के विवादों में न्यायाधीश का कार्य करता था। वो कर यानी टैक्स संग्रह में सहायता करता था। प्रांतों में काजी एवं सद्र भी नियुक्त किए जाते थे। प्रायः एक ही व्यक्ति को दोनों पद दे दिए जाते थे। काजी के रूप में वह दीवानी मामलों में न्याय करते थे और सद्र के रूप में वह धार्मिक अनुदानों के अधीक्षक का कार्य करते थे। प्रांतों के नीचे जिले, जिन्हें सरकार कहते थे। प्रांतों के नीचे जिले, जिन्हें हम सरकार कहते थे, तथा इसके नीचे उप संभागीय। क्षेत्र होते थे, जिन्हें सिक कहते थे। जिले के अधिकारी को प्रमुख, सिकदार तथा सिक के अधिकारी को सिकदार कहते थे। जो क्षेत्रीय संभाग थे, जिले के अधिकारी को प्रमुख
और सिख के अधिकारी को सिकदार कहते थे। ये दोनों अधिकारी अपनी अपनी इकाइयों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी की भूमिका निभाते थे। राजस्व वसूली में सैन्य सहायता प्रदान करते थे। प्रत्येक सिख में एक भू राजस्व अधिकारी होता था जिसे आमिल कहते थे। सिख में फौजदार कोषाध्यक्ष का कार्य करता था। सिख में फौजदार जो है कोषाध्यक्ष का काम करता था और एक राजस्व अधिकारी होता था जिसे आमिल कहते थे। साम्राज्य को प्रांतों में या एकता में बांटा गया। फिर प्रांत को उपसंभाग या सिख में बांटा गया। सिख का अधिकारी सिकदार, फिर परगना, फिर गांव। ये सल्तनत कालीन प्रशासनिक सिस्टम था। अब स्थानीय शासन के बारे में पढ़ लेते हैं। प्रत्येक सिख को परगना में बांटा जाता था। गांव के समूह को परगना कहते थे। गांव के समूह को क्या कहते थे? परगना कहते थे। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई गांव थी। गांव के मुखिया जो है मुकद्दम या चौधरी कहलाता था। गांव का मुखिया मुकद्दम या चौधरी कहलाता था। वो समस्त ग्रामीण प्रशासन के लिए उत्तरदायी था। भू राजस्व निर्धारण एवं वसूली के साथ साथ राजस्व संबंधी कागजात भी वो सभी रखता था। गांव की सुरक्षा का कार्य गांव के चौकीदार द्वारा होता था। गांव के ये 3 अधिकारी वंशानुगत होते थे। इन्हें वसूले गए भू राजस्व का एक भाग प्राप्त होता था। गांव का प्रशासन ग्राम पंचायतों के माध्यम से होता था। इसीलिए मध्यकालीन भारत में ग्रामीण स्तर पर प्राचीन परंपराएं यथावत रही। दिल्ली के सुल्तानों ने दिल्ली सल्तनत के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया, परंतु इनके अधिकतर उत्तराधिकारियों के अयोग्य होने के कारण सल्तनत की शक्ति कम होती गई और सल्तनत के विभिन्न भागों में बहुत से इक़्तिदार नए राज्य बना लिए। बहुत से इक़्तिदारों ने नए राज्य बना लिए। उत्तर भारत में सल्तनत के कुछ प्रांत थे जो बाद में स्वतंत्र राज्य बन गए, जैसे जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, कश्मीर, मेवाड़। ये बाद में स्वतंत्र राज्य बन गए। सल्तनतकालीन समाज। सल्तनत काल के शुरुआती दौर में सामाजिक और सांस्कृतिक विचारों और रीति रिवाजों विश्वासों में भिन्नता होने से समाज में संघर्ष व टकराव की स्थिति पैदा होने लगी। तुर्कों के आगमन ने उत्तर भारत में पर्दा प्रथा को मजबूत किया। ये प्रथा समाज के ऊंचे तबकों की प्रतिष्ठा का प्रतीक बन गई। इसका स्त्रियों की स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा और वो घर में सिमटने लगी। बाह्य आडंबर, धन संपत्ति का प्रदर्शन समाज की विशेषता बन गई। इन सब से समाज में तनाव बढ़ने लगा, जिससे जीवन के नैतिक मूल्यों का ह्रास होने लगा। लोग जीवन के यथार्थ से आंखें चुराने लगे, किंतु लोग बनावटी जीवन से थकने लगे। उन्हें एक ऐसे वातावरण की आवश्यकता हुई जिसमें सामाजिक जीवन के नैतिक मूल्यों को बचाया जा सके। इसी समय भक्तों और सूफी संतों का पदार्पण हुआ। इन्होंने लोगों में आपसी समझ पैदा करने की कोशिश की तथा सच्चा जीवन उच्च विचार पर बल दिया। भक्ति आंदोलन एवं सूफी संत। तुर्क और अफगान जो अपने साथ धार्मिक विचार और संस्कृति लाए, उसका भारतीय समाज एवं विचारधारा पर प्रभाव पड़ा। जाति प्रथा की कठोरता, ऊंच नीच का भेदभाव, बाहरी आडंबर के कारण भारतीय समाज में कुछ दोष आ गए। अतः सामाजिक कुरीतियों को दूर करने और समाज को सुसंगठित करने के लिए समाज सुधारकों ने जनता में परस्पर प्रेम सद्भाव को बढ़ाने का प्रयास किया गया। इन्होंने धार्मिक कर्मकांडों की अपेक्षा भक्ति भाव से ईश्वर की उपासना करने को श्रेष्ठ बताया। इस प्रकार धार्मिक सहिष्णुता की भावना को बल मिला। संतों एवं समाज सुधारकों द्वारा चलाया गया इस प्रकार का आंदोलन भक्ति आंदोलन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इन भक्तों में चैतन्य महाप्रभु, गुरु नानक देव,
दादू साहेब, रैदास, तुकाराम, रामानंद, बल्लभाचार्य, मीराबाई और कबीर साहेब, पूर्ण ब्रह्म कबीर साहेब आदि प्रसिद्ध हुए। लोगों की साधारण भाषा में लिखे और गाए गए गीत और दोहे ईश्वर के प्रति भक्ति भाव से भरे होते थे। इनमें बहुत से ऐसे विचार हैं जिनको तब से लेकर अब तक लोग मानते आए हैं। कबीर परमात्मा। काशी बनारस में एक जुलाहे बुनकर परिवार में कबीर साहब का पालन पोषण हुआ। कबीर पूर्ण परमात्मा थे। कबीर की प्रमुख रचना बीजक थी, जिसमें साखी, शबद, रामायणी समाहित है। मीराबाई, ये मेड़ता के राठौर राणा रतन सिंह की पुत्री थी। मीराबाई कृष्ण की उपासना में भजन गाया करती थी, जो बाद में छोड़ दिया कृष्ण की भक्ति, और रविदास जी से दीक्षा लेकर के अपने गुरु की महिमा गाई है। गुरु नानक देव जी 1469 ईस्वी में पंजाब के तलवंडी, आधुनिक ननकाना साहिब, पाकिस्तान नामक स्थान पर गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था। इन्होंने सिख धर्म की स्थापना करी और एकेश्वरवाद का उपदेश दिया। चैतन्य महाप्रभु ने बाह्य आडंबर और कर्मकांड का विरोध किया। रविदास जी ने लोगों को शिक्षा दी कि भक्ति से ही मनुष्य मोक्ष पा सकता है। रामानंद जी ने शुद्ध आचरण और भक्ति पर विशेष बल दिया। दादू साहेब, तुकाराम जैसे संतों ने भी अपने विचार द्वारा भक्ति आंदोलन को गति प्रदान करी। भक्त संतों ने लोगों के बीच ये भावना फैलाई कि ईश्वर को पाने के लिए सच्चे दिल से प्रेम करना ही एकमात्र तरीका है। उन्होंने आम लोगों की बोली में कई सुंदर गीतों की रचना करी, जिसे भक्त लोग मगन होकर गाते थे। ऊंच नीच और जाति पात के खिलाफ थे। उनका मानना था सभी मनुष्य ईश्वर की नज़र में समान हैं। हिंदू मुसलमान दोनों ही एक ही ईश्वर की संतान हैं। ईश्वर को पाने का रास्ता एक समान है। इन्हीं भक्त संतों की तरह कई मुसलमान संत भी थे जो सूफ़ी संत कहलाए। इन सूफ़ी संतों में अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती इम्पोर्टेंट पूछा जाता। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? तो अजमेर, राजस्थान। दिल्ली के हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया पूछा जाता। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ है? समाधि, दरगाह का मतलब समाधि कहाँ है? दिल्ली में। पंजाब के बाबा फरीद बहुत जाने माने सूफ़ी संत थे। भक्त संतों, सूफ़ी संतों के विचार आपस में बहुत मिलते जुलते थे। सूफियों ने इस बात पर जोर दिया कि सच्चे दिल से अल्लाह को प्रेम करना और बुरे कामों पर पश्चाताप करना अल्लाह को पाने का सही तरीका है। सूफी मत के अनुयायी एक ईश्वर में विश्वास करते थे। शांत, अहिंसा एवं सहिष्णुता, मानवता के प्रति प्रेम की भावना में भी उनका अटूट विश्वास था। सूफी संतों से हिंदू मुसलमान दोनों अत्यधिक प्रभावित हुए। शैव यानी शिव की भक्ति करने वाली योगी लल्ला या लल्ल योगेश्वरी कश्मीर की विधवा ब्राह्मण औरत थी। कश्मीर के प्रसिद्ध सूफी संत शेख नूरुद्दीन वली समेत कई सूफी संत उसे अपना पीर या गुरु मानते थे। शिव जी की भक्त शैव महिला योगी लल्ला या लल्ल योगेश्वरी कश्मीर की विधवा ब्राह्मण औरत थी। कश्मीर के प्रसिद्ध सूफी संत शेख नूरुद्दीन वली समेत कई सूफी संत योगी लल्ला को अपना पीर या गुरु मानते थे। वो कहती थीं, शिव सब जगह मौजूद है, शिव सब जगह मौजूद है, वो सब में मौजूद है। फिर हिंदू मुसलमान में फ़र्क मत करो,
अगर तुम समझदार हो तो अपने आप को समझो, यही ईश्वर की सही समझ है। साहित्य के बारे में समझ लेते हैं। सल्तनत काल में देश के बहुत से भागों में फ़ारसी राजभाषा रही है। अगर सल्तनत काल की भाषा मानी जाए, राजभाषा कौन सी थी, तो फ़ारसी भाषा थी। अतः बहुत सी भारतीय भाषाओं पर फ़ारसी का प्रभाव पड़ा। फ़ारसी के बहुत से शब्द भारतीय भाषाओं में आ गए। सल्तनत काल में दिल्ली जो था, दिल्ली अरबी फ़ारसी साहित्य के विद्वानों का केंद्र बन गई। महमूद गजनवी के समय अलबरूनी, फिरदौसी नामक विद्वान तथा कवि थे। महमूद गजनवी के समय अलबरूनी और फिरदौसी नामक विद्वान कवि थे। मंगोलों के डर से मध्य एशिया से अनेक विद्वान और साहित्यकारों ने भाग करके दिल्ली के सुल्तानों के दरबार में शरण ली थी। भारत में फ़ारसी साहित्य का महान विद्वान अमीर खुसरो था। अगर अमीर खुसरो के बारे में पूछा जाएगा तो वो फ़ारसी साहित्य का महान विद्वान था। फ़ारसी साहित्य का महान विद्वान था अमीर खुसरो। हिंदी में भी बहुत सारी उसकी रचना है। उसने भारत में बहुत कुछ लिखा, भारत के बारे में बहुत कुछ लिखा, जिससे उसका भारत के प्रति प्रेम झलकता है। अमीर खुसरो ने लिखा है, मैंने भारत की प्रशंसा 2 कारणों से की है। एक तो ये हिंदुस्तान मेरी जन्मभूमि है और हम सबका वतन है। वतन से प्यार करना एक अहम फ़र्ज है। हिंदुस्तान स्वर्ग के समान है। इसकी आबो हवा खुरासान से बेहतर है। ये हरा भरा है और साल भर फूलों से लदा रहता है। यहाँ के ब्राह्मण अरस्तु जैसे ज्ञानी हैं और विभिन्न क्षेत्रों में बहुत सारे विद्वान हैं। किसने लिखा है? ये अमीर खुसरो ने लिखा है। इस समय साहित्य के नाम पर यशोगान एवं धार्मिक पुस्तकों की रचना हुई। इस श्रेणी में नरपत नालाह का बीसल देव रासो इम्पॉर्टेंट, नरपत नालाह का बीसल देव रासो और दलपत विजय का खुमान रासो उल्लेखनीय है। नरपत नालाह का बीसल देव रासो, दलपत विजय का खुमान रासो उल्लेखनीय है। अमीर खुसरो ने भी हिंदी में भी पद की रचना की है। भक्ति आंदोलन के संत गोरखनाथ, कबीर परमात्मा आदि ईश्वर स्तुति में गीतों की रचना की है। इस काल में सुप्रसिद्ध प्रेमाख्यान ऐतिहासिक महाकाव्य पद्मावत की रचना महाकवि मलिक मोहम्मद जायसी ने की। महाकाव्य जो है पद्मावत की रचना किसने करी है? मलिक मोहम्मद जायसी ने की है। पूछा भी जाता क्वेश्चन, पद्मावत की रचना किसने करी? तो मलिक मोहम्मद जायसी ने की। स्थापत्य कला, ईरानी और तुर्क कारीगर जब भारत आए तो अपने साथ इमारत बनाने की नई विधि लाए। एक नई विधि लाए। सल्तनत कालीन इमारतों की 3 खास बातें थी। मेहराब, गुंबद, मीनारें जो उनकी सभी इमारतों में देखी जा सकती हैं। कुछ इमारतों में कुरान की आयतें भी लिखी गई। कुछ इमारतों में कुरान की आयतें भी लिखी गई। मिलीजुली शैलियाँ, ईरानी व तुर्क कारीगरों से उनका हुनर भारत के कारीगरों ने सीखा। भारत के कारीगरों के हुनर ईरानी और तुर्क कारीगरों ने सीखे। मंदिरों में मेहराब, गुंबद बनने लगे। कई मस्जिदों में पर पत्थर रखकर तराशे हुए खंभे बनने लगे। चित्रकला और संगीत, सल्तनत काल में बारीक और छोटे छोटे चित्र बनाए जाते थे। कलाकारों को दरबार में आश्रय मिला था। कभी कभी पुस्तक में वर्णित घटनाओं के भी चित्र बनाते थे। भारतीय संगीत पर फारस और अरब की संगीत शैली का प्रभाव पड़ा। सितार, सारंगी, तबला
जैसे वाद्य यंत्रों की लोकप्रियता बढ़ गई। कुछ सूफी संतों ने संगीत में विशेष रुचि दिखाई। उनका विश्वास था भक्ति संगीत भी ईश्वर के निकट पहुंचने का एक रास्ता है। इससे संगीत के नए रूपों जैसे कव्वाली की लोकप्रिय होने में बड़ी सहायता मिली। शस्त्र विकास, अर्थशास्त्र का विकास। मध्यकालीन भारत में सर्वोत्तम तलवारें वाराणसी, बनारस और सौराष्ट्र में बनती थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा भी गया कई जगह कि मध्यकालीन भारत में सर्वोत्तम तलवारें कहाँ बनती थी, तो था वाराणसी या बनारस और सौराष्ट्र में बनती थी। उसके बाद लाहौर, सियालकोट, मुल्तान, गुजरात, गोलकुंडा के प्रांत में भी इसके लिए मशहूर हुए तलवार के लिए। मध्यकालीन भारत में सर्वोत्तम तलवारें बनारस या वाराणसी में बनती थी, सौराष्ट्र में बनती थी। उसके बाद लाहौर, सियालकोट, मुल्तान, गुजरात, गोलकुंडा के प्रांत भी इसके लिए मशहूर हुए। राजस्थान एवं गुजरात में निर्मित जमधार, छुरे, धनुष, तीरों की बड़ी मांग थी। राजस्थान और गुजरात के बने हुए छुरे, धनुष, जमदार तो बड़ी मांग थी, इनकी बहुत डिमांड थी। सियालकोट तथा मेवाड़ की तोड़दार बंदूकें सर्वोत्तम होती थी। तोड़दार बंदूकों के अलावा लोहे का प्रयोग सब प्रकार के कवच, ढाल, हथियार, बंदूक तथा तोप के गोले आदि में होता था। तो तोड़दार बंदूकें कहाँ बनती थी? मेवाड़ में और सियालकोट में। चिकित्सा एवं खगोल शास्त्र। सल्तनत काल में आयुर्वेद तथा खगोल विद्या जैसे कुछ विषयों में अनुसंधान हेतु सुल्तानों तथा अमीरों का संरक्षण प्राप्त था। वह इन कार्यों के लिए प्रोत्साहन देते थे। बर्नी ने अपनी पुस्तक तारीख़-ए फ़िरोज़शाही, बर्नी की पुस्तक कौन सी? तारीख़-ए फ़िरोज़शाही, बहुत इम्पॉर्टेंट। इनमें चिकित्सकों, खगोल शास्त्रियों की लंबी तालिका प्रस्तुत की है। मौलाना बदरुद्दीन, मौलाना सदरुद्दीन, अजीमुद्दीन मध्यकालीन युग के प्रसिद्ध चिकित्सक थे। इम्पॉर्टेंट, मौलाना बदरुद्दीन, सदरुद्दीन, अजीमुद्दीन ये मध्यकालीन युग के प्रसिद्ध चिकित्सक थे, डॉक्टर थे। मच्छेंद्र प्रसिद्ध वैद्य थे और जोग मशहूर शल्य चिकित्सक थे, यानी सर्जन। मच्छेंद्र वैद्य थे, प्रसिद्ध वैद्य थे। जोग मशहूर शल्य चिकित्सक थे, ये सर्जन थे, चीरफाड़ करने वाले। मध्यकाल में ऐसे प्रमाण मिलते हैं जिनसे पता चलता है कि देश में अनेक जर्राह या शल्य चिकित्सक थे। वह केवल शल्य चिकित्सा ऑपरेशन ही नहीं करते थे, बल्कि कृत्रिम अंग भी बनाकर लगा सकते थे। वह काट कर पथरी निकाल देते थे तथा मोतियाबिंद को समाप्त कर देते थे। मोतियाबिंद का भी ऑपरेशन कर लेते ये लोग। कृषि। देश की आबादी ज़्यादातर लोग किसान थे, कड़ी मेहनत करते थे। देश के विभिन्न भागों में आए दिन अकाल पड़ने और युद्ध होने से किसानों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। उस समय किसानों का जीवन स्तर ऊंचा नहीं था। गांव के अधिकारी कभी कभी अपने पद का दुरुपयोग करते थे और साधारण किसानों को अपने हिस्से की भी मालगुजारी या राजस्व अदा करने के लिए मजबूर करते थे। किसानों की स्थिति मध्यकालीन भारत में अच्छी नहीं थी। व्यापार व उद्योग। मुस्लिम विजय ने देश के उद्योग और वाणिज्य व्यापार में बाधा नहीं डाली। गांव तथा शहरों में कारीगरों, शिल्पियों ने अपने पुराने पेशे को बरकरार रखा। उनके औजार भी वही थे। कुछ विशेष प्रकार के नए काम करने वाले कारीगर वर्ग भी उत्पन्न हुए, जैसे बर्तन पर कलाई करने वाले, घोड़े की नाल व रकाब बनाने वाले, कागज़ बनाने वाले। ये नए वर्ग कुछ उत्पन्न हुए। इसके अतिरिक्त कई शाही कारखाने भी थे जो फारस देश की तकनीक के अनुसार दिल्ली के सुल्तानों द्वारा स्थापित किए गए थे। इन कारखानों में राज परिवार, दरबारी लोगों की ज़रूरत की चीज़ें बनाई जाती थी। मुद्रा के क्षेत्र में भी सुधार हुआ। सुल्तान इल्तुतमिश ने चांदी के टंके
तांबे का जीतल नामक मुद्रा चलाई। इसी के साथ व्यापार का विकास शुरू हुआ, जिससे शहर और शहरी जीवन का और विकास हुआ। बंगाल और गुजरात शहर अपने उत्तम कपड़ों, सोने तथा चांदी के काम के लिए प्रसिद्ध थे। बंगाल और गुजरात के शहर अपने उत्तम कपड़ों और सोने चांदी के काम के लिए प्रसिद्ध थे। बंगाल का सोनार गांव और ढाका कच्चे रेशम और मलमल के लिए विख्यात था। बहुत इम्पोर्टेंट। मध्यकालीन भारत में बंगाल का सोनार और ढाका जो था कच्चे रेशम और मलमल के लिए विश्व प्रसिद्ध था। वस्त्र निर्माण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण तकनीकी परिवर्तन 13वीं-14वीं शताब्दी में मुसलमानों द्वारा भारत में लाए गए चरखों द्वारा हुआ। 13वीं से 14वीं शताब्दी में जो मुस्लिम शासक आए, उनके साथ जो कारीगर आए, भारत में चरखा लाए। पहले भारत में चरखा नहीं था। इससे पहले भारत में तकली के माध्यम से सूत काता जाता था, लेकिन जब चरखा आ गया तो इससे सूत कातने में बहुत जल्दी होने लगी। चरखे का चलन आरंभ होने से कपड़े के उत्पादन में बहुत सुधार हुआ। लाल सागर, फारस की खाड़ी के आसपास के देशों के साथ होने वाले व्यापार में भारतीय कपड़े की बहुत धाक पहले से ही जमी हुई थी। पेड़ पौधों और खनिज स्रोतों से प्राप्त विभिन्न रंगों से रंगाई का कार्य किया जाता था। उस काल में भारतीय कपड़े चीन को भी निर्यात किए जाते थे। कहाँ किए जाते? भारतीय कपड़ों को चीन को भी निर्यात किया जाता था। इस काल में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जल और थल दोनों मार्गों से किया जाता था। भारत कुछ वस्तुओं का निर्यात करता था। इसमें चमड़े की वस्तुएं, धातु से बनी वस्तुएं, फारसी डिजाइन आधारित गलीचे प्रमुख थे। मध्यकालीन भारत में निर्यात करने वाली वस्तुएं कौन सी थी? चमड़ा और धातु से बनी वस्तुएं, फारसी डिजाइन के गलीचे निर्यात किए जाते थे। भारत पश्चिमी एशिया से उच्च कोटि के कुछ कपड़े साटन, कांच के बर्तन, बहुमूल्य धातुएं, घोड़े तथा चीन से कच्चा रेशम, चीनी मिट्टी के बर्तन आयात करता था। निर्यात क्या करता था? चमड़ा और धातु से बनी वस्तुएं और गलीचे। आयात क्या करता था? उच्च कोटि के कपड़ा जो था साटन, और कांच के बर्तन, बहुमूल्य धातुएं, घोड़ा, चीन से कच्चा रेशम, चीनी मिट्टी आयात करता था। यातायात के अंतर्गत दिल्ली सल्तनत के सुदृढ़ होने से यातायात एवं संचार का विकास हुआ। उस समय आधुनिक वैज्ञानिक उपकरणों का ज्ञान नहीं था। लोग परिवहन के साधनों के रूप में कुलियों, जानवरों, चक्के वाली गाड़ियों का प्रयोग करते थे। परंपरागत बैलगाड़ी का इस्तेमाल उस दिनों बहुत होता था। बैलों पर काठी के स्थान पर गद्दे रखकर माल ढोया जाता था। सवारी के लिए घोड़े, टट्टू, खच्चर और कभी कभी गधों, ऊँटों का इस्तेमाल भी किया जाता था। नदियों में नावों, सागर में पाल वाले जलयानों का प्रयोग किया जाता था। कुछ शब्दावलियाँ हैं, इनको समझ लेते हैं। सूफी, ईश्वर के प्रति उपासना में व्यक्तिगत प्रेम भावना पर अधिक बल देने वाले मुसलमान संत। पीर क्या थे? सूफी संप्रदाय के धर्म उपदेशक, जर्राह, शल्य चिकित्सक, चीरफाड़ करने वाला डॉक्टर या सर्जन। जीतल, इल्तुतमिश द्वारा चलाया गया तांबे का सिक्का। आयात माने बाहर के देशों में बनी वस्तुओं को अपने देश में मंगाना। निर्यात, अपने देश में बनी वस्तुओं को दूसरे देशों में भेजना। चरखा, हस्तचालित युक्ति है जो सूत काटता था। ये पूरा पार्ट कंप्लीट हुआ, नोट कर लीजिए। धन्यवाद।